नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, लॉगिंग ऑफिसर एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ये तीनों जो है इस बार कंबाइंड एग्जामिनेशन इसका आयोग करवाने वाला है। तो इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले क्या होता था, आपका एसीएफ का अलग फॉर्म आता था और आपका फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एफआरओ का अलग भर्ती आती थी, ठीक है, अलग अलग होती थी। और पहली बार संभवत उत्तराखंड में पोस्ट आई है लॉगिंग ऑफिसर की, ठीक है। मैंने आज तक तो देखी नहीं, बट पहली बार सीधी भर्ती से शायद इसमें पद भरे जा रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। पहले की जो दो पोस्ट होती है आपके एसीएफ और लॉगिंग ऑफिसर, लेवल 10 की पोस्ट है, तो पीसीएस के समतुल्य मान सकते हो। और एफआरओ की जो पोस्ट होती है लेवल 8 की पोस्ट है, तो आप लोअर पीसीएस के टॉप पोस्ट इसको मान सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। चलिए बातें जानेंगे कि करके इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। आप इसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है और लिंक आपका एक्टिव हो चुका है, 19 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे भैया। अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो 25 से लेकर 6 मार्च के बीच में आप उस फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये हिदायत देता हूं या मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज जब भी फॉर्म भरते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण आपका सिलेक्शन है उतना ही महत्वपूर्ण फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना भी है, क्योंकि कई बार एक छोटी गलती भारी पड़ जाती है, ठीक है। तो करेक्शन देखना ही क्यों है। अब सीधे आ जाते हैं इसमें जो पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले इसमें देखिए एसीएफ, हालांकि पोस्टें कम है, मात्र 3 पोस्ट है, लेकिन जनरल की पोस्ट है, ठीक है। एसीएफ का जो भाई ग्रेड पे होता है लेवल 10 की पोस्ट होती है ये, ठीक है। बेसिक पे आप देख पा रहे हैं 56,100, अभी 8th पे कमीशन के बाद तो कितना हो जाएगा आप जानते ही हैं। अभी इसकी अभी वर्तमान समय में अगर आपकी बात करूं इस सैलरी लेवल पे आपका जो इन हैंड सैलरी होगी तो लगभग 90-95 हजार के आसपास इन हैंड सैलरी इसमें प्राप्त होगी, बेसिक जोड़ के, बेसिक के साथ डीए जोड़ के और अदर अलाउंसेस जोड़ के, ठीक है। पद का स्वरूप जो है इसमें देखिए आपका ये आपका गजेस्टेड ऑफिसर होता है, ग्रुप बी का ऑफिसर होता है, देखिए ग्रुप बी एंड परमानेंट पोस्ट है। क्वालिफिकेशन भैया आपकी इसमें जो चाहिए वो आपकी है क्वालिफिकेशन, आपको इसमें साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो बीएससी होनी चाहिए, बीटेक होना चाहिए, आपका बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या बीएससी आईटी वगैरह आपने किया, कोई भी मतलब आपकी जो है विज्ञान में ही डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए, ऐसा नहीं कि आपने आर्ट साइड से कोई कोर्स किया है, ह्यूमैनिटीज का कोई कोर्स किया और इनमें से कोई विषय उसमें शामिल है तो आप एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं होता। साइंस की ही डिग्री इसमें मान्य है सभी पोस्टों के लिए, ध्यान रखना। जो ये तीनों पोस्ट हैं इसमें सेम क्वालिफिकेशन है, केवल आपका बैचलर इन साइंस या बैचलर इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीटेक, या आपका बैचलर इन इंजीनियरिंग। ओके, इसके अलावा जैसे बैचलर डिग्रीज होते हैं, जैसे कि आपकी बीएससी नर्सिंग है मान लीजिए, या आपका बीएससी किसी भी स्ट्रीम में बीएससी है, ठीक है, बीएससी है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे अगर आपके पास इन दिए गए विषयों में से कोई विषय उस कोर्स के दौरान था तो, ठीक है, फिर आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है। चलिए बाकी देखिए अगला लॉगिंग अधिकारी, तो ये पहली बार उत्तराखंड इतिहास में पोस्ट आई है, 12 पद है इसमें। और आप देख सकते हैं इसका भी जो लेवल है लेवल 10 की पोस्ट है, ठीक है। और ये आपकी नॉन गजेस्टेड है लेकिन ग्रुप बी की पोस्ट है और साथ ही अस्थाई है। अब अस्थाई का मतलब ये मत सोचना कि आपको कभी भी निकाला जा सकता है। अस्थाई पद का मतलब ये होता है कि आपको, क्योंकि ये वन निगम की पोस्ट है, ठीक है, बाकी दोनों पोस्ट वन विभाग की हैं, ये वन निगम की पोस्ट है। तो अस्थाई पद का मतलब ये होता है कि आपको ग्रुप बी ऑफिसर में लॉगिंग अधिकारी की जगह दूसरे अधिकारी के तौर पे भी वहां पे नियुक्त किया जा सकता है कभी भविष्य में। यानी कि केवल आप इसी पद पे नहीं रहेंगे, आप सेम ग्रेड पे सेम पद का जो आपका लेवल है ग्रुप बी है, इसमें देखिए ग्रुप बी के पद पे किसी अन्य पद पे भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इसीलिए अस्थाई होता है। और ऊपर आप देख रहे होंगे एसीएफ जो है स्थायी होगा, परमानेंट होगा, ठीक है, इसमें आप केवल एसीएफ ही रहेंगे। एसीएफ के बाद आप देखिए असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, उसके बाद कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनता है, ठीक है, वन संरक्षक, फिर उसके बाद जैसे प्रमुख वन संरक्षक, फिर प्रिंसिपल तक जाते हैं। इसमें लास्ट जो पोस्ट होती है प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो ये आपकी स्थायी रहती है क्योंकि इसमें आप सेम पोस्ट पे ही आगे प्रमोशन लेते रहेंगे। बट लॉगिंग अधिकारी वन निगम में अस्थायी का मतलब ये होता है कि सेम ग्रेड पे रहेगा, सेम आपका पोजीशन रहेगा, बट आपकी जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हो सकती है। यानी कि लॉगिंग ऑफिसर से इसमें जो ग्रुप बी की अदर पोस्ट होंगी उसमें कभी आपको चेंज किया जा सकता है अगर इसकी जरूरत ना है तो, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। इसमें भी भैया आपका सेम चीज है, क्वालिफिकेशन वाइज लगभग सब में सेम है। तीसरी पोस्ट है एफआरओ की, ये भी आपकी वन विभाग की पोस्ट है, वन विभाग की। एसीएफ और एफआरओ वन विभाग के अंदर आते हैं, ठीक है, वन निगम अलग होता है, वन विभाग अलग होता है, ध्यान रखना आप।
वो कॉर्पोरेशन है, वो डिपार्टमेंट है, बहुत धरती आसमान का अंतर होता है। इसमें देखिए आपके 31 पोस्ट है, जिसमें से 20 जनरल की है भैया, ये ठीक है। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, आंदोलनकारियों के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है इसमें, अनाथ बच्चों के लिए एक पोस्ट है भैया, और दिव्यांग जनों के लिए एक है, एक्स आर्मी के लिए एक है। ठीक है, तो माइनस कर लो आपका 1 2 3 और 3 6 3 9, महिलाएं 3 6 3 9 हो गए, तो 11 पोस्ट ओपन है इसमें। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरीज जो है देख लेना, लेकिन ये लेवल 8 की पोस्ट है, यानी कि लोअर पीसीएस की समतुल्य इसको मानिए आप लोग। ये आपका देखिए गजेस्टेड होता है फिर भी। ठीक है, ये लोअर पीसीएस भले ही पोस्ट है, लेकिन ग्रुप बी की पोस्ट है, देखिए समूह ख है, और ये परमानेंट पोस्ट है, और इसके साथ साथ गजेस्टेड भी होती है पोस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं एक रेंज विशेष में एक रेंजर होता है। ठीक है, अगर जो वन दरोगा बने, देखिए वन दरोगा वाले देखिए यहाँ तक पहुंचने में आप देखते होंगे, वन दरोगा आप बनते हैं, वन दरोगा के बाद आप बनते हैं आपका असिस्टेंट एफआरओ। ठीक है, सहायक वन रेंजर होता है, सहायक वन रेंजर बनता है आदमी, तब जाके फिर रेंजर का प्रमोशन होता है। यानी कि इस प्रक्रिया में 10 से 15 साल लग जाते हैं वन दरोगा जो भर्ती हुआ है उसको। तो वन दरोगा को यहाँ पे पहुंचने में 10 12 साल लग रहे हैं, कम से कम बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बन जाएंगे तो बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, डिप्टी रेंजर बोलते हैं, माफ कीजिएगा, असिस्टेंट नहीं होता, डिप्टी रेंजर होता है इसमें। ठीक है, डिप्टी रेंजर। अभी डायरेक्ट रेंजर बनेंगे आप इस भर्ती से, लेकिन अगर आप वन दरोगा से आएंगे तो वन दरोगा से पहले आप क्या बनेंगे। अब देखिए जो फॉरेस्ट गार्ड है वो भी समझ जाइए, देखिए फॉरेस्ट गार्ड जो है भी, फॉरेस्ट गार्ड वाले वन दरोगा बनते हैं। ठीक है, इसमें आपका अदर प्रमोशन नहीं होता है, सीधा प्रमोशन है। देखिए फॉरेस्ट गार्ड वाला बनेगा वन दरोगा, वन दरोगा वाले बनेंगे डिप्टी रेंजर, डिप्टी रेंजर वाला बनेगा रेंजर। ठीक है, रेंजर के बाद देखिए आपका जो आप जाएंगे इसी पोस्ट में जाएंगे जो ऊपर आई हुई है, एसीएफ, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फिर आपका आगे को प्रमोशन होते रहता है इसमें। और जैसे हमारे मान लीजिए जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, इसमें डायरेक्ट बहुत लोग जाते हैं, जैसे कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से भी आते हैं, डीएफओ वगैरह होता है, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये कैडर थोड़ा अलग हो जाता है इसमें। तो ये आपको समझना, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड में भी मान लीजिए 20 साल में भर्ती हो जाते हैं, 10 साल में आप वन दरोगा बन जाएंगे अगर ठीक ठाक रहा। अगले 10 साल में यानी कि 30 साल में वन दरोगा, 40 में डिप्टी रेंजर, और अगले 5 7 सालों में रेंजर बन जाएंगे। ठीक है, प्रमोशन से भी बन सकते हैं, ऐसा ना सोचिएगा, लेकिन डायरेक्ट निकालो यार, पढ़ाई करके एग्जाम निकालना कोई कठिन काम थोड़ी है। देखिए कोई भी एग्जाम निकालना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बच्चे पता नहीं क्यों घबराते हैं इतना। आपको देखिए पूरा सिलेबस दिया गया है, आपको एक प्रक्रिया का पता है, मेरे को ये चीज करनी है, और आपको क्या करना है, सिर्फ उस चीज को दोहराना है, रिपीटेशन है कि रिवीजन करना है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एक आपको कंसिस्टेंसी बना के चलना है। ठीक है, और आपको पैटर्न, जो इसका पैटर्न है उसको फॉलो करना है, और उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। तो फिर देखो कैसे एग्जाम निकलेगा यार। मैं हमेशा बोलता हूँ, या तो फिर ये कोई ऐसा एग्जाम होता है जैसे चाइना चाइना का कोई एग्जाम होता है, चीन देश का कोई चाइनीज भाषा में एग्जाम हो रहा होता, तब डरने की बात है भाई, मैंने तो चाइनीज आती नहीं, मैं क्या लिखूंगा, मेरे को पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, वो बात अलग है। तो जहां पर हमको सब पता होता है, तो इवन यूपीएससी भी आपका इजी हो जाता है। ठीक है, जब आप मेहनत करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, और निरंतरता बनाए रखते हैं, तो यकीन मानिए किस्मत आपके साथ होती है। अगर इसमें से थोड़ी भी एक चीज कम हो गई ना, तो किस्मत किस्मत जो है ब्रेक ले लेती है, फिर आदमी खुद को कोसने लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, किस्मत को कभी मत कोसिए आप, मेहनत किस्मत को भी बदल देती है। बाकी भैया इसमें आपका देखिए प्री एग्जाम सेम लोअर पीसीएस की तरह होगा। तो लोअर पीसीएस के लिए जो मेरी टेस्ट सीरीज आएगी उसमें एनरोल जरूर करना, जिनका भी एग्जाम है लोअर पीसीएस, और इस एग्जाम के लिए स्पेशली आपकी प्री के लिए टेस्ट सीरीज आएगी। ठीक है, जिसमें आपका देखिए 150 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न इसमें जीएस के होंगे, और 50 प्रश्न इसमें रीजनिंग के होंगे। ठीक है, रीजनिंग के। तो इसकी टेस्ट सीरीज जब आएगी तो मैं अनाउंस कर दूंगा। मेंस इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न पत्र सबके लिए अनिवार्य होगा हिंदी का, दूसरा भी आपका कंपलसरी पेपर है, तीसरा भी कंपलसरी पेपर है। तो हिंदी, इंग्लिश और जीएस का पेपर होना है, 300 मार्क्स का तो ये है भैया। तो आपको देखिए तीनों पेपर स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए हिंदी के लिए आप देखिए जनरल हिंदी पूरी आती है इसमें, व्याकरण वाली। तो हिंदी के लिए अगर आप देखिए जुड़ना चाहते तो आपके लिए हिंदी का एक ओनली हिंदी वाला कोर्स है, आप उसको ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका अंग्रेजी का कोर्स है नहीं, अगर आप बोलेंगे तो अंग्रेजी का कोर्स आपके लिए यहाँ पे करवा दिया जाएगा। बाकी इसमें चौथा और पांचवा विषय आपका होता है वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल, जो आप ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर आयोग ने दिया होगा कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा 75 नंबर का इसमें क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, फाइनल मेरिट बनेगी 775 पे। ठीक है, और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलने हैं। तो भैया उतना कठिन पैटर्न तो है नहीं इसमें।
जो भी आपका देखिए ऑप्शनल पेपर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, वही जो ऊपर दिए थे आपके क्वालिफिकेशन वाले सब्जेक्ट, उन्हीं में से आप 2 विषयों को यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका ये भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे आयोग ये बोला कि किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में से एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति न होगी। ठीक है, इस समूह में से एक ही विषय ले सकते हैं आप। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी भैया आसान है, कोई कठिन नहीं है इसमें। हिंदी आपकी हो जानी है, इंग्लिश हो जानी है, जीएस हो जाना है। 2 वैकल्पिक विषय आपके जो स्ट्रॉन्ग है उन्हीं को डालिएगा, उससे स्कोर अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चैलेंज जीएस के सब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि साइंस वाले जो होते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, उनको जीएस थोड़ा वीक होती है, तो जीएस में चैलेंज आएगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसके लिए अगर हम कोर्स या टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। बाकी देखिए भैया आपका अन्य कंडीशन यहाँ पे दी गई है। हिंदी में न्यूनतम 35% मार्क्स लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका अन्य कॉपियां चेक नहीं होंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो प्री एग्जाम होगा केवल क्वालिफाइंग होगा, प्री से आपकी स्क्रूटनी होगी। इसमें देखिए आपका फिजिकल मेजरमेंट भी होता है। पुरुष की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 84 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। महिला जो है भैया आपका, महिला की ऊंचाई होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसमें सीने का घेरा महिलाओं का नहीं होता है, गलती से आ गया है। महिलाओं के लिए कोई भी यहाँ पे चेस्ट की माप नहीं होती है। ठीक है, केवल 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हाँ, वेट जो है महिला का 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए भैया, ये ध्यान रखिएगा। 45 किलो कम से कम वेट होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है, अभी भी नहीं बनाया तो बना लेना, 7 दिन में बन जाएगा। हिल सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म भरेंगे तो पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट। ठीक है, और महिला के लिए 145। देखिए बहुत ज्यादा अंतर आ जा रहा है, तो आप लोग हिल सर्टिफिकेट बना लेना भाई। ठीक है, चलिए ऊंचाई में छूट मिल जाएगी आपको। बाकी भैया इसमें आपकी देखिए जो फिजिकल है सेम फॉरेस्ट गार्ड जैसा होता है। आप वन विभाग की किसी भी पोस्ट में जाओगे, वहां पर आपका जो फिजिकल है फॉरेस्ट गार्ड में भी सेम है, वन दरोगा में भी सेम है, और रेंजर में भी सेम है, एशियप में भी सेम है। देखिए माफ कीजिएगा, एशियप में नहीं होगा, रेंजर में होगा। ठीक है, रेंजर तक आपका सेम है। लॉगिंग अधिकारी और वन क्षेत्र अधिकारी के पद पर आपको 25 किलोमीटर की दौड़ होती है, और महिला अभ्यर्थियों की 16 किलोमीटर की। पैदल चलना होता है, 4 घंटे में आराम से हो जाता है ये। ठीक है, प्रैक्टिस किया आपने तो आपको देखिए इतना चलना होता है। जबकि ए शेप में भी है, देखिए पूरी पुरुष अभ्यर्थी के लिए 25 किलोमीटर है। देखिए ए शेप जबकि बड़ी पोस्ट है, इसमें भी 25 किलोमीटर चलना है बॉयज को, और महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है 4 आवर्स में। ठीक है, यानी कि लॉगिंग अधिकारी और एफआरओ में आपको बॉयज को चलना है 25 किलोमीटर विद इन 4 आवर, एंड जो हमारी गर्ल्स हैं उनको चलना है 16 किलोमीटर विद इन 4 आवर्स। जबकि एसीएफ में बॉयज का सेम क्राइटेरिया, गर्ल्स का 2 किलोमीटर कम है बस। क्लियर। अब एज की बात कर लेते हैं। जितने भी ये पोस्ट आई है भाई, इनमें सब में एज आपकी 21 से 42 वर्ष से निर्धारित है। ठीक है, आयु सीमा 21 से, मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 होनी चाहिए जनरल कास्ट के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए जो भी एक्सटेंशन होता है अपर एज में वो मिलेगा भाई, 5 साल मिलता है। ठीक है, आयु की गणना जो तिथि है 1 जुलाई 2025 है भैया, 1 जुलाई 2025 को लेकर आयु गणना होगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो आपका 1 जुलाई देखिए, आपका 2 जुलाई 1983 से पूर्व वाले नहीं भर सकते, और 1 जुलाई 2004 के बाद वाले जो पैदा हुए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये आपका हो गया। इसमें आपका मेंस का अभी सिलेबस आई थिंक नहीं दिया है, केवल प्री का सिलेबस इसमें दिया गया है। कुशल खिलाड़ियों के लिए इसमें आई थिंक कोई पोस्ट एफआरओ में शायद होगी, एक बार देख लेते हैं। खिलाड़ियों के लिए जो पोस्ट है एफआरओ में होगी। ठीक है, लॉगिंग अधिकारी में भी नहीं है कोई पोस्ट खिलाड़ियों के लिए, और एफआरओ में भी नहीं है। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए कहीं पे पोस्ट नहीं है भैया। ठीक है, तो आपका ये जो रिजर्वेशन है खिलाड़ी वाला, तो ये तो गया काम से। शुल्क की बात करें भैया 172 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए भी सेम, एससी एसटी के लिए 82 रुपए, ईडब्ल्यूएस के लिए 172, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 22 रुपए, 22.5 रुपए, और ऑर्फन जो बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। प्री का मैं बता ही चुका हूँ, 100 की जीएस आती है, 50 की इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी। बाकी आपका देख लिया है। देखिए जनरल स्टडी, तो ये आपका जनरल स्टडी का सिलेबस है 100 नंबर का, और ये आपका 50 नंबर का रीजनिंग। ज्यादा कुछ देखना है नहीं आपको, जैसा लोअर पीसीएस प्री होता है वही सेम लोअर पीसीएस प्री की तरह ही बनेगा।
पिछले साल के एग्जाम देख लो, इसके भी, एफआरओ के भी, लोअर पीसीएस के भी, समझ में आ जाएगा। सेम उसी आधार पे पेपर बनेगा, ठीक है। इसमें आपका जीएस भी आएगा, उत्तराखंड जीके भी आएगा, करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, ठीक है, 100 नंबर में, ध्यान रखेंगे। तो उत्तराखंड जीके भी इंपोर्टेंट हो जाती है इसके लिए, क्लियर। बाकी इसमें देखिए मेंस के लिए आई थिंक दिया गया है, ये देखिए एक नोट दिया है आयोग ने, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पे प्रसारित किया जाएगा, ठीक है। तो जो मेंस एग्जाम आपका होगा तो सब्जेक्ट वाइज उसमें वैकल्पिक सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं और साथ ही अन्य सब्जेक्ट है ना, तो उसके बाद आयोग साथ ही इसका अलग से सिलेबस हम जारी करेंगे ऐसा बोल रहा है, तो इसका आप वेट कीजिएगा। फिलहाल आप प्री एग्जाम की तरफ जुट जाइए और साथ ही जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनको मजबूत कीजिए, ठीक है। बाकी आपका देखिए और भी चीज आपकी कवर होगी, प्री का जो जीएस है उसके साथ आपका जीएस जो मेंस का पेपर है वो कवर हो जाएगा। इंग्लिश का आपको अलग से पढ़ना है, हिंदी आपकी कवर हो जाएगी अगर व्याकरण की शुरुआत अभी से करते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट क्वेरी हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही अगर हमारा देखिए आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर पे जाइए और वहां पर आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। 9760040434 पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेन क्वेरी जो है वही पूछिएगा, बाकी फालतू सवालों के जवाब मैं नहीं देता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाकी कुछ इसमें रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय देवभूमि।